Hello everyone. Today we are starting second poem of part 1 of BA first year. One day I wrote her name upon the strand. Strand का मतलब होता है sand की एक बार या एक दिन मैंने उसका नाम लिखा किसके ऊपर, सैंड के ऊपर. ये पोएम लिखी है एडमंड स्पेंसर ने. एडमंड स्पेंसर ने ये पोएम लिखी है. तो इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले एडमंड स्पेंसर का. एडमंड स्पेंसर वॉज बोर्न इन 1552 इन लंदन. कि उनका जन्म जो है लंदन में हुआ था 1552 में. ही वॉज एन इंग्लिश पोएट हुज लॉन्ग एलिकोरिकल पोएम द फेयरी क्वीन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. उनका जो सबसे अच्छा एलिगोरिकली वर्क है, पोएम है जो है लॉन्ग पोएम द फेयरी क्वीन, सबसे अच्छा वर्क जो है इंग्लिश लैंग्वेज का माना गया है. इट वॉज रिटन इन व्हाट कम टू बी कॉल्ड द स्पेंसेरियन स्टेंजा. ये जो है किसमें लिखा गया, स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा गया है. जिसको भी इन्वेंशन है जो स्पेंसेरियन स्टेंजा का, वो भी किसने किया था, वो भी एडमंड स्पेंसर ने ही किया था. द सोनेट वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड. अब हम इसकी पोएम के बारे में पढ़ेंगे कि इस पोएम में क्या है, इसका थोड़ा सा ब्रीफ नोट होएगा, कहाँ से ये पोएम ली गई है, ये सब कुछ. तो जो ये एक सोनेट है. सोनेट आपको पता है ना, सोनेट क्या होती है. सोनेट होती है 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं. ओके, दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्पेंसर्स वॉल्यूम अमोरिटी विच इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स. ये कहाँ से ली गई है, ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया. एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कुछ पीस होता है एक लॉन्ग पोएम में से, वहाँ से लिया गया है वॉल्यूम में से. जो क्या है, एक सोनेट्स का सीक्वेंस है. जो अमोरिटी जो इनका वर्क है ना, वो क्या है, एक सीक्वेंस है. किसका, सोनेट्स का सीक्वेंस है. सीक्वेंस मतलब उस पर काफ़ी सारी सोनेट्स हैं. द सोनेट्स अपीयर्स ऑन वन एट नंबर 75 ऑफ एमोरिटी. एमोरिटी का जो सीक्वेंस है सोनेट्स का मैंने आपको बताया, उसमें 75 नंबर पे है ये पोएम. कौन सी, द वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोनेट्स ऑफ एडमंड स्पेंसर इन विच ओशियन, लव एंड इमोर्टैलिटी एंड रिप्रेजेंटेड ब्यूटीफुली. ठीक है, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इनकी पोएम में. सबसे पॉपुलर पोएम, पॉपुलर सोनेट है इनकी, जिसमें इन्होंने ओशियन को, लव को और अमरता को, अमरता तो आपको पता है ना, इमोर्टलिटी, ठीक है, इनको अच्छे से क्या किया गया, ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है इन्होंने. ठीक है, अब देखो पोएम यहाँ से स्टार्ट करें. द पोएम बिगिंस विद द पोएट्स ट्राइंग टू इमोर्टलाइज द वीमेन हुई लव्स बाय राइटिंग अ नेम इन द सैंड. की जो इस पोएम, जो ये पोएम शुरू होती है, इसमें जो पोएट क्या करते हैं, ट्राई करते हैं इमोर्टलाइज करने को. इमोर्टलाइज मतलब अमर करने को. किसका नेम, अपनी जो वीमेन मतलब उनकी जो बिलव थी उनका नेम वो क्या करता है, बार बार सैंड पे राइट करता है. ठीक है, क्या करने के लिए, इसको अमर करने के लिए, इमोर्टलाइज करने के लिए इसको वो प्यार करता है. इट ट्राइज टू चैलेंज नेचर और गॉड. वो शायद क्या कर रहे हैं, चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं नेचर को या गॉड को. यहाँ पे इस बात को, इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी सैंड पे हम कुछ भी ट्राई करते हैं राइट करने का, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है. इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो नेचर को या गॉड को क्या करने की ट्राई कर रहे हैं, चैलेंज करने के लिए ट्राई कर रहा है. बाय ट्राइंग टू राइट हर नेम इन अ प्लेस दैट इज़ ओनली गोइंग टू डिसअपियर ईच टाइम. ओके, कि वहाँ पे वो नाम लिखने की कोशिश कर रहा है जो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, हर बार जब भी वो लिखने की कोशिश करता है वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है. बाय रेफरिंग टू द टाइड वॉशिंग, क्या कर, जिस टाइड आ जाती है, टाइड आपको पता है क्या होती है, समुद्र में लहर आ जाती है, उससे वो क्या हो जाता है, वॉश हो जाता है. द नेम अवे, वो वहाँ से वो उसको हटा देती है. ही इज एक्सप्रेसिंग अ मेंटल एंड स्पिरिचुअल इमोर्टैलिटी एंड ऑल्सो रेफरिंग टू टाइम एंड दैट इवेंचुअली वी विल डाई. ये सब कुछ से वो बताते हैं, एक तो मेंटल स्टेट बताता है, स्पिरिचुअल इमोर्टैलिटी को बताता है कि कैसे, और कैसे वो बताता है कि टाइम जो है, टाइम के साथ साथ हम सभी भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे एक दिन. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बोलते हैं, व्हेन द पोएम बिगेन, जब पोएम स्टार्ट होती, इट सीम्स दैट द स्पीकर इज रिकॉलिंग द पास्ट इवेंट ऑफ हिज लाइफ विद हिज बिलव्ड. जब वो पोएम स्टार्ट होती है ऐसा लगता है कि जैसे जो स्पीकर है वो क्या कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है अपने पास्ट इवेंट्स को जो उसने किसके साथ बिताए, अपनी वाइफ के साथ इन द सी साइड पे, विद लव, प्यार के साथ. ही राइट्स हर नेम इन द सैंड, वो अपनी वाइफ का या अपने बिलव का क्या करता है, नेम राइट करता है सैंड के ऊपर. बाय द सी बीच, जब वो सी बीच पे बैठे हुए हैं. बट द क्रूअल सी वेव्स कम एंड वॉश अवे हर नेम. लेकिन जो क्रूअल, जो निर्दयी, जो सी की जो वेव्स आ रही है वो क्या करती हैं, आती हैं और उसको वॉश अवे कर देती हैं. किसको,
उसके बिलव्ड के नेम को। फीलिंग चैलेंज द स्पीकर अगेन राइट्स अ नेम इन द सैंड। उनको क्या लगता है, ये चैलेंज लगती है ये बात कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। उनको लगता है कि जैसे वो जो सी है उनको क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो क्या करते हैं, वो फिर से वो क्या हो जाते हैं, ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, और वो बार बार क्या करना शुरू कर देते हैं, नेम राइट करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो ये वहाँ पे हमेशा के लिए रहे नेम, वो मिटा ना सके। बट ऑब्वियसली अगेन द सी वेव्स इरेज हिज बिलव्ड्स नेम। लेकिन ये तो हमें बात पता है कि जो सी वेव्स है वो क्या कर देंगी, उस नेम को दोबारा से इरेज कर देंगी, मिटा देंगी, डिसअपियर कर देंगी। हिज फ्यूटाइल एक्शन हैज़ बिन द प्री ऑफ सी वेव। इस पर जो ये व्यर्थ का जो एक्शन है वो क्या कर रहा है, हमें हर बार जो सी वेव्स का क्या हो रहा है, शिकार बन रहा है। प्री का मतलब होता है शिकार। One day I wrote a name upon the strand, but came the wave and washed it away. वही बात वो बोलना चाहते हैं कि मैंने एक दिन अपनी beloved का नाम लिखा स्ट्रैंड के ऊपर, बट जो waves है वो आई और उन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ वॉश अवे कर दिया। Noticing his action, his beloved tells him not to attempt to make the impossible thing, that is to write her name on the beach. तो वो देखती, नोटिस करती जब उनकी beloved की ये बार बार क्या कर रहे हैं, तो बोलती कि प्लीज़ ये जो इम्पॉसिबल जो तुम टास्क कर रहे हो ना, इसको अटैम्प्ट करना बंद करो, इसको ट्राई करना बंद करो। क्या कर रहे थे वो काम, कि वो बीच पे उनका जो बार बार नेम लिख रहे थे सैंड पे। शी काइंडली रिमाइंड्स द स्पीकर दैट, वो प्यार से उनको काइंडली बताती है कि नथिंग ऑन द अर्थ रिमेन्स फॉर एवर, कि अर्थ पे कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमेशा के लिए रहेगी। नॉट ओनली हर नेम, उस ना ही उसका नेम, बट ऑल्सो शी हरसेल्फ, और ना ही वो खुद। विल वन डे वैनिश फ्रॉम द शोर ऑफ लाइफ, एक दिन वो और उसका नेम क्या हो जाएंगे, जो लाइफ का जो किनारा है उससे क्या हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, गायब हो जाएंगे। टाइम इज़ क्रूअल, टाइम निर्दयी है, एंड द डेथ इज सर्टन, और जो डेथ है वो सबको आएगी ही आएगी। शी कॉल्स हिम vain man for just trying to overcome the unattainable deed to make the mortal and immortal। वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, बेकार का काम तुम कर रहे हो, ये किस चीज़ पे तुम जीत पाने की कोशिश कर रहे हो, ये अनअटेनेबल काम है जिसको तुम कुछ भी, इसका कुछ भी चेंज तुम इसको नहीं कर सकते हो। तुम मोर्टल चीज़ों को इमोर्टल नहीं कर सकते, ये होना है तो ये होकर ही रहेगा। वेन मैन सेड शी that those in vain say a mortal thing so to immortalize। उनको वही बात वो बोलना चाहती है कि तुम व्यर्थ का काम कर रहे हो, कि तुम क्या करना चाहते हो, अनअटेनेबल थिंग्स क्या करना चाहते हो, तुम मोर्टल को इमोर्टल करना चाहते हो, नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। In response, the speaker admits that everything has to die and perish from the earth except some virtues। तो इन रिस्पॉन्स जब वो ये बात बोलती है तो उनके रिस्पॉन्स में जो स्पीकर है वो बोलते हैं कि वो ये बात मान लेते हैं कि हाँ, कि मोर्टल को इमोर्टल नहीं किया जा सकता, कि सबको मरना है और सबको इस धरती से निकल जाना है ना, सबको जाना है। लेकिन वो बोलते कि हमारे जो गुण है वो हमेशा यहाँ पे रहते हैं। वर्चुज़, यहाँ पे वर्चुज़ का मतलब आपको पता है, वर्चुज़ का मतलब तो गुण, की गुण तो हमारे यहाँ पे रहेंगे ही। एंड हर वर्चुज़ एंड हर नेम विल लिव इन द एटर्नल। कहते कि जो उनके जो गुण है और उनका जो नेम है वो हमेशा एटर्नल यहाँ पे रहेगा। ही प्रोमिसेस हर टू एटर्नलाइज हर थ्रू हिज वर्ड। वो उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, अमर कर दूंगा। कैसे अमर करूंगा, मैं अपनी वर्ष में तुम्हें शामिल करूंगा, अपनी वर्ष में तुम्हें तुम्हारे बारे में बात करूंगा, जिससे तुम क्या हो जाएगी, अमर हो जाओ। कैसे वो अमर हो जाएगी, कि जब तक फ्यूचर में जब और जनरेशन्स आएंगी वो सभी उसके बारे में रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, और इसके थ्रू वो उसको क्या करेंगे, याद रखेंगे हमेशा उसके वर्च्यूज़ को और उसके नेम को। Her name will be glorified and her virtues and their love will live for ages and ages through। तो कहते कि उनकी जो बिलव्ड है, उनको क्या किया जाएगा, उसके नेम को ग्लोरीफाई होएगा, हमेशा वो जगता रहेगा, ब्राइट रहेगा, उनके जो गुण है वो भी रहेंगे। एंड देयर लव विल बी, उनका जो प्यार है, जो उनका ये जो कर रहे हो एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस, वो क्या रहेगा, हमेशा एजिस से एजिस तक क्या रहेगा, उनके सोनेट्स के थ्रू क्या रहेगा, जीता रहेगा, हमेशा अलाइव रहेगा। Then everything on this earth will surrender in front of the cruel time। जब सब कुछ अर्थ पे जो भी सब कुछ है, जो सब कुछ क्या कर देगा, अपने आप को समर्पित कर देगा टाइम के सामने, मतलब वो डेथ आने वाली होएगी उसकी। एंड डेथ द लव विल रेज फ्रॉम दैट लेवल एंड लिव ऑन एटर्नल लाइफ। लेकिन उनका जो प्यार है उस लेवल से भी ऊंचा है और वो वहाँ से
परे होकर क्या हो जाएगा, वो एटर्नल लाइफ जी रहा होएगा। उनका जो प्यार है वो क्या है, एटर्नल हो चुका है। एवरी टाइम ही सोनेट इज रेड, जब भी उनकी जो सोनेट है वो पढ़ी जाएगी एंड रिसाइटेड गाई जाएगी, द लव विल बी रिनोड, उनका जो प्यार है वो क्या हो जाएगा, फिर से ग्रीन हो जाएगा, फिर से उनको याद किया जाएगा। Where when as death shall all the words sublime, a love shall live and later life renew, कि हर बार लाइफ जब होगी वर्ड पे, ठीक है, धरती पे जब भी लाइफ होगी, उनका जो प्यार है उसको क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा। ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज, लव सोनेट ट्रेडिशनली टोल्ड द स्टोरी ऑफ मैन इन लव विद अनअटेनेबल वुमेन। कहते कि एलिजाबेथन जो एज थी उसमें जो लव सोनेट्स लिखी जाती थी, ट्रेडिशनल जो लव सोनेट्स वो लिखी जाती थी, उनमें स्टोरी बताई जाती थी एक मैन की जो ऐसी औरत के साथ प्यार में होता था जिसको पाना क्या था उसके लिए मुश्किल था। जैसे हम उसकी बात भी कर सकते हैं ना, जॉन डन की बात भी कर सकते हैं, उनके बारे में भी शायद यही बताया हुआ है। However, Spencer's sonnets from his sonnet sequence amority disobeys the journal pessimism and give an optimistic look at love. लेकिन ये जो स्पेंसर है, इनकी जो सोनेट सीक्वेंस में एमोरिटी से जो सोनेट्स इनकी हैं, जितनी भी सीक्वेंस है, वो क्या करते हैं, इस चीज़ को, इस जर्नल पेसिमिज्म को क्या करते हैं, डिसोबे करते हैं, इस चीज़ को वो नहीं मानता। मतलब उन्होंने इससे हटके ये सोनेट लिखे जिसमें वो ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं, ऑप्टिमिज्म को उन्होंने फॉलो किया है। उन्होंने क्या दिखाया है कि उनको लव जो है उनका क्या रहेगा, एटर्नल रहेगा, है ना। बाकी जो सोनेट्स में वो अपनी वाइफ को, अपनी बिलव्ड को, उसको नहीं पा सके, भूल गए उनको या कुछ भी हुआ, लेकिन इसमें उन्होंने दिखाया है कि वो हमेशा एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे और वो हमेशा क्या रहेंगे, अलाइव रहेंगे, इमॉर्टल रहेंगे, ठीक है। इसलिए वो बोलते हैं कि इसमें उन्होंने क्या दी, ऑप्टिमिस्टिक लुक दी है लव के बारे में। इन फैक्ट ही सोनेट 75 शो सच ऑप्टिमिज्म, इन फैक्ट कि उनकी जो ये सोनेट है 75 नंबर, ऐसी ऑप्टिमिज्म, ऐसी आशावादी है, दैट हिज पर्सन आफ्टर रियलाइजेशन इन द पोएम क्लेम्स दैट हिज लव विल बी इमॉर्टल थ्रू वर्ड्स। कहते कि जो भी ये पोएम को पढ़ता है वो ये रियलाइज करता है इस पोएम को, मैंने बोलते हैं कि हाँ सच में ये जो पोएम है वो क्या रहेगी, इमॉर्टल रहेगी वर्ड्स के थ्रू। स्पेंसर टेक्स द सक्सेस ऑफ द वर्क स्टेप फर्दर, स्पेंसर ने थोड़ा सा स्टेप, इस सक्सेस का जो स्टेप है थोड़ा आगे लिया है, बिकॉज ही यूजेस फॉर्म, राइम, personification and alliteration to mirror the imagery and story of it, क्योंकि उन्होंने इसमें क्या फॉर्म का यूज़ किया, राइम का यूज़ किया, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया, एलिट्रेशन का यूज़ किया, इन सब का यूज़ किया, यहाँ तक इमेजरी का भी यूज़ किया अपनी जो पोएम की स्टोरी को बताने के लिए, इसको शो करने के लिए। सो ये था फ्रेंड्स इसका, इस पोएम का जो था सीक्वेंस, जो भी पोएम के बारे में था, क्रिटिकल एप्रिसिएशन मान लो, आप समरी मान लो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप अगर इसको फॉलो करके आप एग्ज़ाम में राइट करके आते हो, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 20 में से आपके 16 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं, बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इसमें मैंने ओरिजिनल लाइन्स जो ऐड किए और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक नोट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया और डाल दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप इससे अच्छा स्कोर पक्का ही करोगे, क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ इंक्लूड की है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसिटी है। तो फ्रेंड्स ये थी सेकंड पोएम पार्ट BA पार्ट 1 की। ऐसे ही मैं आगे भी इसकी जितनी भी सोनेट्स हैं, पोएम्स हैं, जो भी इसका मटेरियल है मैं ऐड करती जाऊँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू है इसमें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।